मैं डॉक्टर दीप्ति समाधिया 11वीं की छात्राओं के लिए इतिहास विषय से संबंधित चर्चा कर रही हूँ। बच्चों, ये आपके बहुत काम की होगी। तो हम देखेंगे कि समय की शुरुआत से पहले थोड़ा हम आगे आ जाएं तो देखें कि पृथ्वी की रचना पर आ जाते हैं प्राइमेट युग से पहले। तो बच्चों, धरती को प्राइमेट से पूर्व यानी जो आज की धरती उससे पूर्व धरती को 4 युगों में बांटा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें पहला आता है आद्य महाकल्प, जिसका कि जिसे उषय महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1.5 अरब वर्ष तक का काल ये माना जाता है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं जल्दी से, इसकी चट्टानें सबसे प्राचीन और पृथ्वी की आधारशिलाएं मानी जाती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये पाई जाती हैं। दूसरा है कि इसमें जीवन के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तीसरी बात आती है कि इसमें बहुत ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंपों का प्रकोप रहा है, और बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, रोचक बात है कि इन्हीं ज्वालामुखी और भूकंपों के कारण ही उथल पुथल जो होती रही, महाप्रलय होते रहे, उनके ही द्वारा आज की भूधरा का निर्माण भी हुआ है। और इसकी 5वीं विशेषता को देखते हैं कि वायुमंडल के वाष्प का अधिकांश भाग जल में बदलकर धरातल के नीचे भाग में चला गया, और जिससे समुद्रों की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। ठीक है, दूसरा आता है पुराजीव महाकल्प। ये 1.5 अरब वर्ष से लगभग 23 करोड़ वर्ष तक का काल माना जाता है। इसकी विशेषताओं को देखें तो इस युग में जीव वनस्पति की उत्पत्ति हो चुकी थी। हमने ऊपर देखा कि वहां जीवन नहीं था, सिर्फ चट्टानें थी। लेकिन पुराजीव महाकल्प, जैसे कि नाम ही आ रहा है जीव, जीव का मतलब जीवन, तो इस काल में जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी, वनस्पति की उत्पत्ति हो चुकी थी, और साथ ही साथ बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों के भी जीवाश्म जो है वो पाए गए हैं। ये काल 6 अन्य महाकल्पों में बटा है, जो कि अभी इसका विस्तृत यहाँ पर विवरण हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए उपयोगी अभी हमारे सिलेबस में भी नहीं है, और कभी और करेंगे हम इसको। तीसरा आता है मध्य जीव महाकल्प। पुराजीव महाकल्प के समाप्ति के बाद लगभग 7 करोड़ वर्ष तक ये महाकल्प माना जाता है। इसकी विशेषताएं प्राचीन और वर्तमान जीवन संगम का ये कार्य संपादित करता है, यानी जब धरती की रचना शुरू हुई यहाँ, यानी आद्य महाकल्प से आज की जो धरती है उसके जीवन संगम, उसमें जो जीवन हुए, उथल पुथल, उन सबके मिलान का कार्य यह महाकल्प करता है। दूसरा, इसमें फलदार वृक्ष और पक्षियों की उत्पत्ति हो चुकी थी। तीसरा आता है इसी काल में भारी भरकम जीव जैसे कि डिप्लोडोकस है, डायनासोर है, इनका भी जन्म हो चुका था। और भारत के अंदर अगर हम देखें तो इस काल की जो चट्टानें हैं वो सिलहट और राजमहल की पहाड़ियों के आसपास पाई जाती, जो पहाड़ियां हैं वो इसी काल में निर्मित हुई मानी जाती हैं। चौथा जो महाकल्प है वह है नवीन जीव महाकल्प। इस नवीन जीव महाकल्प की प्रमुख विशेषताओं को, इसको भी कई भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, जिसको अभी अपन यहाँ पर छोड़ते हुए इसकी विशेषता देख लेते हैं कि पृथ्वी की उष्णता, जलवायु यानी उष्णता वाली जो जलवायु थी, या उष्णता जो थी, गर्मी जो थी, वो घटने लगी थी इस काल में, और शीतल होने लगी थी, अत्यधिक शीतल, जिससे कि क्या हुआ, कुछ विशालकाय विचित्र जीव जो संघर्ष नहीं कर पाए, जैसे डिप्लोडोकस और डायनासोर के नाम अभी हमने लिए, वो संघर्ष नहीं कर पाए, और इसके कारण वो समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, शीतलता बढ़ने के कारण। दूसरी विशेषता, इस काल में पर्वतों के निर्माण की घटनाएं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नवीन नवजीव महाकल्प में पर्वतों के निर्माण की घटना घटी, जैसे कि अगर हम कहें कि टेथिस में हिमालय का निर्माण होना, टेथिस सागर में हिमालय का निर्माण होना। अब कैसे हुआ वो हम किसी और दिन उसकी चर्चा करेंगे। तीसरा आता है स्तनपायी पोषी जीवों का, और यानी जो स्तनधारी जीव थे वो, और फूल वाले पौधों का विकास भी, जिसमें पहले फूल लगते फिर फल लगेंगे, ऐसे पौधों का विकास इस कल्प में ही हुआ माना जाता है। चौथा आता है इसी काल में आदि मानव ने, बहुत महत्वपूर्ण बात, आग का पता लगा लिया था। और चौथा जो कल्प है वो नवीन नवजीव कल्प। यह कल्प 10 लाख वर्ष से चल रहा, जो अब तक चलता आ रहा है। इसकी विशेषताएं हैं कि इस कल्प में धरती के धरातल का एक विस्तृत भाग हिम से आच्छादित हो गया, यानी बर्फ ढक गई। कहा गया है कि यूरोप और अमेरिका में लगभग 23 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जो भूभाग था वो बर्फ से ढक गया था। और दूसरी विशेषता में देखें कि मानव की उत्पत्ति का अनुमान भी लगाया गया है। शीत के कारण बड़े जो जीव थे वो मर गए, और छोटे जीवों का जन्म हुआ माना जाता है। स्तनपायी जीवों की उत्पत्ति इसी काल में अच्छी तरह से मानी जाती है। हाथी, घोड़े, ऊंट जो हम आज सामान्यतः देखते हैं, उनकी उत्पत्ति भी इस काल में हुई, ऐसे जीवाश्म प्राप्त हो रहे हैं। फिर ये इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जो हमारा जो कल्प थे, ये इस प्रकार से हमने 4 महाकल्पों के अंतर्गत इसको पाया है।
ठीक है बच्चों। फिर अगर हम देखते हैं कि जब स्तनधारी धरती पर स्तनधारी जीव आ गए, तभी से हम मानव की उत्पत्ति मानते हैं। और जब मानव की उत्पत्ति होती है तो उसको हम प्राइमेट युग के नाम से भी जान रहे हैं। प्रश्न आता है कि प्राइमेट क्या है? तो उत्तर होगा कि प्राइमेट यानी ऐसे स्तनधारी जीव जो कि एक महासमूह के बड़े उप समूह में विभक्त थे, उसे प्राइमेट कहा गया है। ये इनके अवशेष कहाँ मिले? तो हम पाते हैं कि इनके अवशेष अफ्रीका में यानी दक्षिण अफ्रीका में इसके अवशेष पाए गए हैं। आगे चलेंगे तो प्राइमेट दो भागों में बट गया, होमिनाइड और होमिनिड। होमिनाइड और होमिनिड दोनों इंपॉर्टेंट है। प्राइमेट, होमिनाइड और होमिनिड, एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें बनते हैं। अब हम देखें कि होमिनाइड और होमिनिड जो थे उनमें समानताएं तो थी, लेकिन वो विकास की ओर अग्रसर थे। यानी होमिनाइड जो था वो बड़े जबड़े वाला, बड़े सिर वाला, बड़े बड़े बालों वाला, ऐसा विकृत सा एक समूह था। लेकिन धीरे धीरे उसमें प्रगति होती चली गई और उसका एक उप समूह बना जिसे हम होमिनिड कहते हैं, और इसका उद्भव अफ्रीका में हुआ पाया जाता है। ठीक है। आगे होमिनिड को जीन्स में यानी कि अनेक उपशाखाओं में फिर विभक्त होता चला गया है, बांटा गया है, जिसमें से होमो और ऑस्ट्रेलोपैथिक मुख्य माने गए हैं। यहाँ तक अभी हम इसको पढ़ते हैं, आगे हम दूसरे वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे।